में हमारे जहन में सबसे ही पहली बात या सबसे ही पहली इमेज क्या बनी? जैसे ही मैंने यहां पर हिस्ट्री लिखा, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही तो बात आई कि यार हम बात करने वाले हैं पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में, भूतकाल के बारे में। और अपने पास्ट का अध्ययन या अपने अतीत का अध्ययन ही तो क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाते हैं, इतिहास कहलाता है। इवन हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया है और ये कहा है कि हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ग्रंथ है, और एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, जो हमें बताता है कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि क्या पास्ट में और अतीत में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं ही हिस्ट्री होती हैं, इतिहास होती हैं? तो ध्यान रखेंगे, जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अतीत में जो भी कुछ हुआ है वो हिस्ट्री हो, वो इतिहास हो। तो ध्यान रखेंगे, अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज है, हमारे पास प्रमाण है, केवल उन्हीं अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले ही ग्रंथ को हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास को कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन करना ही क्या है? हिस्ट्री। यदि हम इस हिस्ट्री शब्द की बात करें और इसके डेरिवेशन की बात करें, तो ध्यान रखेंगे ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होकर बना है। हिस्ट्री शब्द बना है एक यूनानी शब्द से, एक ग्रीक वर्ड से। और वो यूनानी शब्द क्या है? हिस्टोरिया। वो यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। और यदि हम बात करें कि हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया यूनानी भाषा का शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके, छानबीन करके हमें जो भी नॉलेज मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ध्यान रखेंगे उसी को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? हिस्टोरिया कहा जाता है। और इसी हिस्टोरिया से डिराइव होकर ही क्या बना है? हिस्ट्री शब्द बना है। उसी यूनानी शब्द से डिराइव होकर बना है हिस्टोरिया। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन, सबसे पहले एक ग्रीक पर्सन ही था, एक यूनानी व्यक्ति ही था, जिसने एक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। इस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। इस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस, और इसी हेरोडोटस नामक एक यूनानी व्यक्ति ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर, इसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इसी ने सबसे पहले हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और क्योंकि ये काम और क्योंकि ये काम सबसे पहले क्योंकि ये काम सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, इसीलिए ध्यान रखेंगे हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। प्लीज रिप्लाई, डेली क्लास नोट्स मिलेगा या बनाना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ के साथ यहां पर नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे। जो लोग नहीं बनाना चाहते हैं उनको सारे के सारे नोट्स एक साथ ही अपलोड कर दिए जाएंगे, वो उन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन, है ना, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगा आपको, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप क्लास को लाइव अटेंड कर रहे हैं तो आपको लाइव क्लास में साथ के साथ नोट्स बनाने चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लाइव क्लास अटेंड करने का समय निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको यहां पर लाइव बैठकर नोट्स भी बनाने चाहिए। क्योंकि यदि आप खुद अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाएंगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और एग्जाम में आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, एग्जाम में वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने आपसे कहा कि अतीत में घटित हुई वो घटनाएं जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिनके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास स्रोत हैं, उन्हीं की जानकारी देने वाले ही एक ग्रंथ, एक टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? इतिहास। कहने का मतलब, यदि हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें या इतिहास के स्रोतों की बात करें, तो स्रोतों के आधार पर ही
इन सोर्सेस के आधार पर ही हम क्या गढ़ते हैं, हम क्या बनाते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं, इतिहास बनाते हैं। कहने का मतलब, अतीत के बारे में जानकारी के या इतिहास के बारे में जानकारी के हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं। सबसे पहले जो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले प्रकार के होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। और यदि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, यदि हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें, तो ध्यान रखेंगे इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं किन किन को। इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेखों को। इसी में हम इंक्लूड करते हैं मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारकों को। इसके अलावा कॉइन्स, सिक्के, इसके अलावा स्टैचूज, मूर्तियां, इसके अलावा सील्स, मोहरें, और वो सारे के सारे एविडेंसेस जो हमें एक्सकेवेशंस से या उत्खनन से या खुदाई से प्राप्त हुए हैं, वही सारे के सारे सोर्सेस कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। और आप जानते होंगे इन सारे के सारे टाइप के सोर्सेज की खोज करना, उन पर रिसर्च करना, उन्हें संरक्षित रखने का काम एक डिपार्टमेंट करता है जिसे हम कहते हैं ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसका हेडक्वार्टर इंडियन म्यूजियम कोलकाता है। और वही डिपार्टमेंट है जो इन सारे के सारे सोर्सेस के रखरखाव करने का काम, इनकी खोज करने का काम, इन पर रिसर्च करने का काम करता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, पुरातात्विक स्रोतों में हम इंक्लूड करते हैं अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्ति, मोहरे एटसेट्रा आदि। अब सबसे पहले यदि मैं इंस्क्रिप्शंस की बात करूं, अभिलेखों की बात करूं, क्या होते हैं इंस्क्रिप्शंस, क्या होते हैं अभिलेख? हम सब जानते हैं कि पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ियों पर, रॉक्स पर, केव्स में उत्कीर्ण की गई जितनी भी लिपियां होती हैं, जितनी भी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उन्हीं को हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। आप जानते हैं कि मगध में मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक अशोक को माना जाता है, और अशोक के ही अभिलेख भारत में सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं, जिन्हें सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में, 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। तो आज से लगभग 2,500 साल पहले अशोक नाम का एक सम्राट शासन किया करता था मगध में, मौर्य वंश में, मौर्य डायनेस्टी में। और उसने जो जो भी कार्य किए अपने शासनकाल में, उन सभी को उसने अभिलेखों के रूप में लिखवाया। तो वही अभिलेख एक महत्वपूर्ण सोर्स बन गए, एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए, जो हमें अशोक और उसके शासनकाल के बारे में जानकारी देते हैं। कहने का मतलब, अतीत में घटित हुई जितनी भी घटनाएं हैं, उन्हें हम अभिलेखों के माध्यम से भी जान सकते हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं या जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, वो भी हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे पास आगरा में है ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में ही है जामा मस्जिद। इसके अलावा अशोक द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। ये वो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ये वो कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। सर किसने स्टडी किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। टेंशन मत लीजिए, ये सारी की सारी चीजें हम आगे लिखेंगे भी और इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। अभी तो मैं केवल और केवल आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि जो हिस्ट्री है, बेसिकली जो इतिहास है, वो किस पर आधारित है, पूरी तरीके से सोर्सेस पर। तो वो जो सोर्सेज हैं वो कितने टाइप के हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं, उसी के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा कॉइन्स या सिक्के, तो ध्यान रखेंगे जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं, वो भी हमें अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। प्राचीन काल से ही अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा कुछ सिक्के चलवाए गए जो काफी कुछ जानकारी देते हैं उनके शासनकाल और उनके बारे में। जैसे एग्जाम्पल, गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली और सबसे पराक्रमी शासक माना जाता है समुद्रगुप्त। नाम आपने सुना होगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब हमें समुद्रगुप्त द्वारा चलवाए गए सिक्के प्राप्त हुए तो हमने देखा कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त का ही नाम अंकित है संस्कृत भाषा में, और लेकिन
सिक्के के एक तरफ एक ऐसी आकृति बनी है जिसमें समुद्रगुप्त वीणा वादन कर रहा है। कहने का मतलब समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है, और जब हमने समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए देखा तो हमें ये जानकारी मिली कि समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था, एक वीणा प्लेयर था। और जहां हमें यह पता चला कि समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था, हमें यह भी तो पता चला कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया इज वीणा। वीणा ही भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। इसके अलावा स्टैचूज, मोहरें, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाती हैं, जो हमें अतीत के बारे में जानकारी देती हैं, इन्हें कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एक बालक पूछ रहा है इतना याद कैसे रहेगा? अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं करा बेटे, आप तो अभी से घबरा गए, आप तो अभी से टेंशन में आ गए, अभी तो मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं करा। इसके अलावा दूसरे टाइप के सोर्सेस कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेस। इन्हें कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। ये कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब वो सारे के सारे सोर्सेज, वो सारे के सारे स्रोत जो हमें लिखित रूप में मिले हैं, उन्हीं को हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। और यदि आप लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो इन्हें हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले रिलीजियस सोर्सेस, यानी कि धार्मिक स्रोत। इसके अलावा नॉन रिलीजियस सोर्सेस, गैर धार्मिक स्रोत। और तीसरा कहलाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। विदेशी यात्रियों का विवरण। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। हाँ जी, अब मैंने कहा लिटरेरी सोर्सेज, यदि हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले रिलीजियस सोर्सेज, जैसे इसके हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, ये सारे के सारे वो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो धार्मिक हैं, हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक स्रोत, यदि हम नॉन रिलीजियस की बात करें, गैर धार्मिक स्रोतों की बात करें, तो इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम। ये सारी की सारी चीजें वो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि गैर धार्मिक हैं, जो कि अलौकिक हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन काल से ही हमारे देश में समय समय पर कुछ विदेशी यात्रियों का आवागमन रहा। कई विदेशी यात्री हमारे देश में आए, हमारे देश में आकर उन्होंने कुछ समय बिताया और फिर उसके बाद वो अपने अपने देशों में लौट गए। और जब उन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत लिखा, जब अपनी पूरी की पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया, तो उसमें जमकर बखान किया हमारे देश के बारे में, जो कि एक ऐसे सोर्सेज मिले या जो कि एक ऐसे सोर्स बने जो हम कह सकते हैं विदेशी यात्रियों के द्वारा या फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा हमें दिए गए। जैसे आप जानते होंगे, गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था फाइयान। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था हुएनसांग। और आप जानते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी
तो दिल्ली सल्तनत में ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता नाम का एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री भारत आया था। उसी ने रेहला नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में भी जानकारी का एक क्या बनी, महत्वपूर्ण स्रोत बनी, एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, लेकिन उनके होने के हमारे पास दो प्रकार के सोर्सेज होने चाहिए, या तो वो आर्कियोलॉजिकल हो या वो लिटरेरी हो। कहने का मतलब, यदि अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है और वो इन दोनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है या दोनों से खरी उतर जाती है, तो आप उसे बाइज्जत बाअदब हिस्ट्री कह सकते हैं, इतिहास कह सकते हैं। लेकिन यदि किसी घटना के होने का हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, कोई स्रोत ही नहीं है, तो फिर आप उसे हिस्ट्री या इतिहास नहीं कह सकते हैं। फिर वो केवल और केवल क्या है? अतीत। वो केवल और केवल पास्ट है। यहां तक की बात सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म। यहां तक मैंने आपसे जो भी कहा वो सारी बात आपको समझ में आ गई? प्लीज एक बार कंफर्म करें। C14 से सर मेरे भाई, C14 कार्बन 14 डेटिंग मेथड, उसे भी तो आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही कहेंगे ना। उसी उससे भी तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का ही पता लगाएंगे। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करेंगे, तब जानेंगे C14 के बारे में, कार्बन 14 डेटिंग मेथड। अब मैं आपसे कहूंगा कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली, तो आप मेरे से पूछेंगे ना कि सर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था? तो मैं तुरंत कहूंगा ना कि वो कार्बन 14 डेटिंग मेथड से पता चला है। अब कार्बन 14 डेटिंग मेथड क्या है, ये हम जानेंगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। हाँ जी। इसके बाद ध्यान रखेंगे, चाहे एसएससी का एग्जाम हो या अन्य एग्जामिनेशंस या अन्य परीक्षाएं, सिलेबस में केवल और केवल पढ़ने के लिए आपके पास क्या है? इंडियन हिस्ट्री। या भारतीय इतिहास। एज पर आर सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार, हमारे सिलेबस के अनुसार हम जीएस स्पेशल में कवर करेंगे केवल इंडियन हिस्ट्री, केवल भारतीय इतिहास। और यदि हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो आप जानते हैं कि इंडियन हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। भारतीय इतिहास को 3 मेजर पार्ट्स में या 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, लिखेंगे, एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। सबसे पहला मेजर पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा कहलाता है मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत। मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। इन 3 मेजर पार्ट्स में हमने इंडियन हिस्ट्री को या भारतीय इतिहास को विभाजित किया है या डिवाइड किया है। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, इन 3 महत्वपूर्ण भागों में इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास को विभाजित किया जा सकता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, यदि आप इन तीनों पार्ट्स को, यदि आप इन तीनों हिस्ट्रीज को आपस में कंपेयर करेंगे, आपस में एक दूसरे से तुलना करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में सबसे लंबा और सबसे पुराना पार्ट कौन सा रहा?
एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। इसीलिए हम एंशियंट इंडिया को फर्दर 3 मेजर पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड। जो कौन कौन से हैं? सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा मेजर पार्ट कहलाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आधे ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आधे ऐतिहासिक काल। और तीसरा मेजर पार्ट कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड, या आप कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों पीरियड्स में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास केवल अवशेष हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं या कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जब मनुष्य के अंदर सभ्यता नहीं थी, उसने लिपियों का आविष्कार नहीं किया था, उसके द्वारा पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया गया था। उसी पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की यदि हम बात करें, आधे ऐतिहासिक काल की यदि हम बात करें, तो ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और साथ में लिखित साक्ष्य भी है। लेकिन जितने भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें आज तक भी पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की जा सकी है। कहने का मतलब दे आर स्टिल इन अनआइडेंटिफाइड। उन्हें आज तक भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। उसीलिए उसको कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आधे ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब ये वो काल है जिसके अवशेष भी हैं, रिटन सोर्स भी है, लेकिन जितने भी रिटन सोर्स हैं वो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार तो कर लिया गया था, लेकिन मनुष्य भाव चित्रात्मक लिपि का या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया करता था, जिसे चित्र बना बना कर लिखा जाता था। अब हमें यह तो पता चल गया कि उस लिपि को किस तरह लिखा जाता था, लेकिन उन लिपियों में मनुष्य ने क्या कन्वे करने की कोशिश की है, क्या कहने की कोशिश की है, दैट इज स्टिल अनआइडेंटिफाइड। उसे आज तक भी हम नहीं समझ पाए हैं। और तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब वो पीरियड, वो काल जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, और सारे के सारे लिखित साक्ष्यों को पढ़ भी लिया गया है, उन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। उस पीरियड को हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद इन तीनों पीरियड्स को अगर आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा पुराना और सबसे लंबा जो पीरियड रहा वो प्री हिस्टोरिक पीरियड रहा। इसीलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 एजेस, जिसमें सबसे पहले कहलाती है स्टोन एज, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पाषाण युग। नाम से ही पता चल रहा है, जिस युग में, जिस एज में मनुष्य पाषाणों का, पत्थरों का, स्टोन्स का इस्तेमाल किया करता था, उसी को हम स्टोन एज कहते हैं, उसी को हम पाषाण युग कहते हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने लिए सबसे पहले किस धातु को खोजा? कॉपर, तांबा। और जब पत्थरों के साथ साथ मनुष्य ने कॉपर या तांबे का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया, वी एंटर्ड इनटू कॉपर एज, तो हम प्रवेश कर गए कॉपर एज यानी कि ताम्र युग में। तो हम कॉपर एज या ताम्र युग में प्रवेश कर गए। तो हम प्रवेश कर गए कॉपर एज या ताम्र युग में। और ध्यान रखेंगे, इसी को हम चालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, इसी को हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। अब इन दोनों एजेस को आपस में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ज्यादा पुरानी और ज्यादा लंबी एज स्टोन एज रही। इसीलिए दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि पूरा पाषाण काल। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। और तीसरा नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। इन 3 मेजर पार्ट्स में
इन 3 मेजर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं स्टोन एज या पाषाण युग को। पैलियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार किया गया था। ध्यान रखेंगे, इस समय मनुष्य पूरी तरीके से बर्बर था, उसके अंदर कोई भी सभ्यता नहीं थी। वह एक शिकारी हुआ करता था और उसका मुख्य कार्य अपने लिए फूड गैदरिंग या भोजन संग्रहण करना हुआ करता था। पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर उसने जानवरों का शिकार करना शुरू किया था। वो खाना बदोशों की जगह एक स्थान से दूसरे स्थान को बदल बदल कर रहा करता था। उसी पीरियड को हम पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट हुई एंड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, और मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर दी। और जिस काल में मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई उसी को हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, उसी को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का और विकास हुआ, और ध्यान रखेंगे जिस पीरियड में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की, ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर इन नियोलिथिक पीरियड, उसने नव पाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत की। ये मेजर पार्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के, लेकिन इनमें सबसे पुराना पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अनिश्चित काल से लेकर एक अननोन पीरियड से लेकर लगभग 8000 ईसा पूर्व तक का पीरियड ही कहलाता है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। इसके बाद 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 बीसी या 4000 ईसा पूर्व तक का पीरियड कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। और फिर 4000 बीसी से लेकर लगभग 2500 बीसी तक का पीरियड कहलाता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हम नव पाषाण काल में थे और नव पाषाण काल में ईसा को जन्म लेने में लगभग 3000 साल बाकी थे, तो मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली मेटल, सबसे पहली धातु खोज ली गई, जो थी कॉपर या तांबा। और लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक के पीरियड को आप क्या कह सकते हैं, कॉपर एज या ताम्र युग। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब ईसा को जन्म लेने में लगभग 2500 साल बाकी थे, तो मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया। और क्योंकि लिपियों का आविष्कार कर लिया गया, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड से प्रवेश कर गए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आधे ऐतिहासिक काल में। और इसी आधे ऐतिहासिक काल में हम बात करेंगे अपने देश की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। और आप जानते होंगे, जो अपने मैच्योर्ड पीरियड में एग्जिस्ट करती थी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का पीरियड है। इसे हम वैदिक काल या वैदिक पीरियड कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, 600 बीसी के बाद का पीरियड 8th सेंचुरी तक या 712 ईस्वी तक कहलाता है हिस्टोरिक पीरियड। फिर 712 ईस्वी में भारत पर होता है सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम अरब से। और ध्यान रखेंगे, 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक, यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु तक का पीरियड ही हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत में। और फिर 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के बारे में। और इसमें भी 1885 से लेकर 1947 तक के पीरियड को हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सर बीसी बता दीजिए मेरे भाई। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप जानते हैं ये चल रहा है वर्ष 2023। तो ये जो वर्ष 2023 है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के ही बर्थ या जन्म के आधार पर चलता है। कहने का मतलब, जीसस क्राइस्ट के जन्म से ही हम कैलेंडर की शुरुआत मानते हैं। और अब हम 2023 तक पहुंच चुके हैं। कहने का मतलब
वर्ष 2023, या आप कह सकते हैं कि आज से 2023 साल पहले ही ईसा का जन्म हुआ था। लेकिन ईसा के जन्म से पहले क्या हुआ, उसी को हम डिनोट करते हैं बीसी से। बीसी का मतलब है, मैंने कहा 600 बीसी, 600 बीसी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। तो कहने का मतलब आज क्या चल रहा है, 2023। तो मैंने कहा 2023 साल पहले तो ईसा का जन्म हुआ था, लेकिन ईसा के जन्म से भी 600 साल पहले। इसका मतलब 2023 में 600 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब है, मैं कह रहा हूं आज से 2623 साल पहले। अगर मैं कहूं कि ईसा के जन्म से 1500 साल पहले, तो 2023 और 1500, तो आज से कितने साल पहले, तो ध्यान रखेंगे आज से लगभग 3500 साल पहले। यही तो मतलब हुआ। इस तरीके से बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये हम छठी क्लास में पढ़ते थे स्कूल में। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जिसकी बात की हमने, या जिससे हमने समझा कि हम हिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे, और अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पाठ्यक्रम। आपसे मुलाकात होगी 3 बजे, तो ठीक 3 बजे मिलिएगा। यूपी जी के